देखो लास्ट लेक्चर में भी हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में सारी साइकिल करी थी, एक बार फिर से सारी बातें रिवाइज कर लो। इसमें देखो जो हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो क्या था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल रिक्वायर बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी दैट इज एटीपी फॉर परफॉर्मिंग देयर वाइटल एक्टिविटीज, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, ट्रांसपोर्ट हो, मूवमेंट हो, रिप्रोडक्शन हो, या इवन ब्रीदिंग प्रोसेस के अंदर भी आप देखते हो एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर जो मेन कंसर्न था, जो मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स ब्रीदिंग एंड कंबशन ऑफ फूड, एंड कंबशन ऑफ फूड के बाद रिलीज ऑफ एनर्जी। तो दो मेन प्रोसेसेस हैं, एक तो जो रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग है दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड नेक्स्ट जो है दैट इज कंबशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। फोटोसिंथेसिस के अंदर जब हमने बात करी थी तो वहां पर हमने देखा था कि सोलर एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया था। अब रेस्पिरेशन में हम क्या देखेंगे कि जो ग्लूकोज है या जो फोटोसिंथेसिस में जो फोटो एसिमिलेट हमारे पास बने थे उनका ब्रेकडाउन होगा और उनसे एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन की। जो भी सेल्स हैं चाहे प्लांट, एनिमल या कोई भी लिविंग सेल्स जिसमें हम देखते हैं, तो वहां पर हम इस सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं। पूरे मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे और उस स्टेप वाइज प्रोसेस को जिसके थ्रू एनर्जी लिबरेट होगी। क्लियर। अब यहाँ पर आपने देखा था लास्ट टाइम पर हमने डिस्कस किया था कि दो रेस्पिरेशन इसमें है। एक तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन है उसको हमने क्या बोला है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में है जिनको हमने एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा था। ठीक। अब जब एरोबिक रेस्पिरेशन की हमने बात करी थी तो वहां पर हमने कंप्लीट कंबशन ऑफ फूड की बात करी है। कंप्लीट कंबशन ऑफ फूड से क्या है कि यहाँ पर जब कंप्लीट कंबशन होगा तो टोटल एनर्जी रिलीज होगी, सारी एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन जब हम बात करेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन की तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आप क्या देखोगे कि वहां पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा और लेस एनर्जी रिलीज होगी। ठीक। ये था। दूसरा जो हमने डिस्कस किया था एरोबिक और एनएरोबिक में, वो याद रखना क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब भी हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे हम सिर्फ साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, क्योंकि वो जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें केवल और केवल साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होगा। बट जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए आपने देखा है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनील है जिनको हमने पावर हाउस ऑफ द सेल कहा है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया विच इज एसोसिएटेड विद एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर। अब यहाँ पर एक और टर्म जो आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पे हमने क्या देखा था कि हमारे पास दो रेस्पिरेशन है। कौन कौन से, एक जो हमने बात करी थी फ्लोटिंग रेस्पिरेशन की, तो वहां पर कार्बोहाइड्रेट या फैट की हमने बात करी थी कि if the respiratory substrate is carbohydrate or fat then the respiration is floating respiration, and if the respiratory substrate is protein then the respiration is protoplasmic respiration। यहां तक क्लियर। अब यहाँ नेक्स्ट इसके अंदर हमने क्या देखा था कि जब भी यहाँ पर आप देखोगे एरोबिक रेस्पिरेशन को हमने जब डिटेल में जानने की कोशिश करी तो यहाँ पर एक जो कॉमन पाथवे है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस विच इज कॉमन टू बोथ, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करें या एन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, दोनों ही प्रोसेस के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस है दैट इज द कॉमन स्टेप। अब ग्लाइकोलाइसिस से जो हमारे पास पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था उस पायरुविक एसिड का फेट किस बात पे डिपेंड करेगा, उस पायरुविक एसिड का फेट इस बात पे डिपेंड करेगा कि फर्दर अब रेस्पिरेशन कौन सा है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है
then the pyruvic acid migrates towards mitochondria, and if the respiration is anaerobic then they further, जो उनका ब्रेकडाउन होगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमें देखने को मिलेगा। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखते हो कि जब भी रेस्पिरेशन की बात करते हैं, यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हम बात करते हैं कि इसके अंदर जब इनका कंबशन होगा या ऑक्सीडेशन होगा तो इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। और ये जो हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो हम केमिकल इक्वेशन देख रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये हमारे पास ग्लूकोज है और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर जब यहाँ देख रहे हो ऑक्सीडेशन के बाद, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एनर्जी के साथ साथ CO2 और वाटर रिलीज हो रहा है, CO2 और वाटर रिलीज हो रहा है। अब यहाँ जो नेक्स्ट प्रोसेस में आप देखोगे, नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर हमने क्या देखा कि रेस्पिरेशन के अंदर जब एरोबिक रेस्पिरेशन की हमने बात करी तो फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस के बाद ये जो पायरुविक एसिड है, अब इस पायरुविक एसिड का माइग्रेशन होगा, ठीक। और ग्लाइकोलाइसिस से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो याद रखना, लास्ट टाइम पे भी मैंने आपको बताया था, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है तो ग्लाइको और लाइसिस इससे मिलके बना है। लाइसिस का मतलब आप सभी को पता है कि स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन को कहते हैं, और ग्लाइको का मतलब यहाँ पर ग्लूकोज से है। इस ग्लाइकोलाइसिस को हमने EMP पाथवे कहा था, EMP पाथवे जो साइंटिस्ट के नाम पे था, इम्बिडेन मेयरहॉफ एंड पैरनस पाथवे, ठीक। ये पूरा था। अब जब एक ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हम देखेंगे तो यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट बनेगा ग्लाइकोलाइसिस का वो दो पायरुविक एसिड है। अब इस ग्लाइकोलाइसिस से मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो एंजाइम से क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा जो आपने जाना था कि जनरली यहाँ पर इस ग्लाइकोलाइसिस को दो स्टेप्स में हम पढ़ते हैं, एक जो एनर्जी कंज्यूमिंग है और एक जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग है। तो इनिशियल जो स्टेप्स हैं, टोटल 10 स्टेप्स में मैंने आपको समझाया था। इनिशियल स्टेप्स जो होगा वो यूटिलाइजेशन का होगा, जिसके अंदर आप देख रहे हो कि एटीपी का यूज है, ठीक। तो यहाँ इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस में एक बार फिर से मैं फटाफट इसको रिवाइज करा रहा हूँ, जल्दी से ध्यान से देखना। पहले स्टेप में क्या था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज। फिर यहाँ पर आइसोमेरिक कन्वर्जन के थ्रू, यहाँ पर आइसोमेरिक कन्वर्जन के थ्रू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और इस स्टेप के अंदर भी एटीपी का यूटिलाइजेशन है। और यहाँ इस स्टेप में जब एटीपी का यूज हो रहा है तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंजाइम से कई बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यहाँ पर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो यूज होगा एज एन एंजाइम, उनको हमने पेस मेकर बताया था। इस बात को याद रखना, एज इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, एज इट कंट्रोल्स द rate of glycolysis. Again, fructose 1,6-bisphosphate splits into two triose phosphates in presence of aldolase. यहाँ पर एल्डोलेज की प्रेजेंस है, एल्डोलेज की प्रेजेंस है। अब यहाँ पर ये जो दो ट्रायोस फॉस्फेट में स्प्लिटिंग हुई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था GAP एंड DHAP, DHAP stands for dihydroxyacetone phosphate and GAP stands for glyceraldehyde 3-phosphate, glyceraldehyde 3-phosphate। यहाँ पर अब आपको याद रखना है कि ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate है, यहाँ पर अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस देखने को मिलेगा या रिडक्शन प्रोसेस देखने को मिलेगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पर क्या होगा, ये NAD प्लस कन्वर्ट्स इनटू NADH2, क्लियर है। ये NADH2 का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा,
एंड इसका यूज कहाँ होगा? एटीपी फॉर्मेशन में ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस पॉइंट को याद रखना कि यहाँ पर NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, किसके बीच में होगा ये याद रखना है। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से अब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से अब बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इस स्टेप में अब एटीपी का गेन होगा। इस स्टेप में अब क्या होगा? एटीपी का गेन होगा। क्लियर है? अब जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो म्यूटेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, और 2-फॉस्फोग्लिसरेट से रिलीज होगा वाटर, और यहाँ पर प्रेजेंस किसकी होगी? इनोलेज की। ये भी याद रखना, यहाँ पर इनोलेज की प्रेजेंस होगी, और 2-फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट जो है ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, और इस स्टेप के अंदर भी एटीपी का फॉर्मेशन होगा, और एंजाइम यूज होगा पायरुवेट काइनेज। तो ये पूरा स्टेप जो हमने ग्लाइकोलाइसिस का डिस्कस किया है, सभी को सारे स्टेप्स याद हो गए होंगे। इसमें बस आपको मैंने स्टार्टिंग में भी 3 बातें बोली थी, अभी भी एंजाइम्स पे फोकस करना है, एटीपी कहाँ से रिलीज हो रहा है, और NADH2। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अब इस प्रोसेस में अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तब तो वो पाथवे डिफरेंट होगा, बट अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन है तो यहाँ पर इसमें जो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, अब ये प्रोकैरियोट्स के अंदर नॉर्मली हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, जहां पर इनका अब साइटोप्लाज्म के अंदर ही फर्दर ब्रेकडाउन होगा, और यहाँ पर फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं इसको। 2 फर्मेंटेशन हमने डिस्कस किया है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और इथाइल एल्कोहल फर्मेंटेशन, या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसको हम नॉर्मली कह देते हैं। तो जब भी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की हम बात करते हैं, वहां पर याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, और जब हम लैक्टिक फर्मेंटेशन की बात करेंगे तो वहां पर CO2 रिलीज नहीं होगा। ये पाथवे था, ये जो आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? इथेनॉल के साथ CO2 रिलीज हो रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ लैक्टिक एसिड के साथ CO2 रिलीज नहीं हो रहा है। इस पे क्वेश्चन बना है, इस बात को याद रखना। क्लियर? फिर इसके बाद अब हम इसमें जाने थे 13% में ईस्ट पॉइजनिंग हो गई थी, जो आपको डाउट था कामाक्षी यहाँ पर कि ये ईस्ट पॉइजनिंग कितने परसेंट पे है, तो ये 13% पे है, क्योंकि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बेवरेजेस दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड। क्लियर है? तो अब इस अल्कोहलिक जो परसेंटेज है, जो नॉर्मली दूसरे बेवरेजेस में बढ़ी हुई होती है, वो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू बढ़ती है। ठीक, अब एरोबिक रेस्पिरेशन को हम डिटेल में देखे हैं, इसको फिर से रिवाइज करते हैं कि यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन से एसोसिएटेड जो सेल ऑर्गेनील है, दैट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर अब इसके इन्वॉल्वमेंट से कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा पायरुवेट का स्टेप वाइज, और ETS जो आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उनका भी यूटिलाइजेशन होगा इसमें। और यहाँ पर लिंक रिएक्शन की हम बात करेंगे, जहां पर यूटिलाइजेशन होगा किसका? मैंने आपको पूरा डिटेल में कंपोनेंट्स के साथ बताया था कि किनका किनका यूटिलाइजेशन होगा। एक बार फिर से सुन लो, यहाँ पर यूटिलाइजेशन होगा कोएंजाइम A का, NAD+ का, थाइमीन पायरोफॉस्फेट जिसको मैंने TPP करके लिखवाया था उनका, और जो एंजाइम है जो यहाँ पर मेंशन है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज और मैग्नीशियम आयन, इनकी प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन हमने देखा है। और इस स्टेप में भी NADH2 का फॉर्मेशन होगा, 2 NADH2 का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड एक ग्लूकोज से मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर
क्वेश्चन एक और आता है कि लिंक रिएक्शन होगा कहाँ, तो लिंक रिएक्शन कहाँ होगा, लिंक रिएक्शन ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, क्लियर। एंड यहाँ पर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 molecules of NADH are produced from the metabolism of 2 molecules of pyruvic acid। यहाँ पे एक पायरुविक एसिड की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, यहाँ पर एक NADH की बात कर रहे हैं। जब 2 पायरुविक एसिड की बात करेंगे तो 2 NADH की बात करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रेब्स साइकिल। हेंस क्रेब्स जिन्होंने इनको बताया था, उन्हीं के नाम पे इनको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसी को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, जिसको मैंने आपको लर्न भी कराया था, CIOK सुनो सुनो FM करके, ये ट्रिक भी बताई थी आपको। अब फिर से इसमें एक बार देख लो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि क्रेब्स साइकिल ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब इस स्टेप के अंदर कितने एटीपी प्रोड्यूस होंगे, कितने NADH2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, FADH2 कहाँ से रिलीज हो रहा है, और एंजाइम्स यहाँ पर कौन से यूटिलाइज हो रहे हैं, इस पे आपको याद रखना होगा। इसके अंदर तो सबसे पहले से आपने देखा था कि ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के बाद यहाँ पर पायरुविक एसिड बनाया, फिर लिंक रिएक्शन जिससे एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर जो स्टेप, जो लाइन लिखी है एनसीईआरटी के अंदर, इनसे क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। ये जो फर्स्ट लाइन है कि जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, ये याद रखना क्वेश्चन में पूछा गया है, और इससे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड वाटर, एंड इससे फर्दर प्रोड्यूस होगा सिट्रिक एसिड। इसी के नाम पे इनको सिट्रिक एसिड साइकिल कहा गया है, सिट्रिक एसिड साइकिल कहा गया है, क्लियर। अब यहाँ पर सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था। सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड, और फिर वहां से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड के बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का फॉर्मेशन आपने पढ़ा था। ये है पूरा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जिससे अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बाद यहाँ पर सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था, और सक्सिनिक एसिड से जब मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तब यहाँ पर FADH2 का फॉर्मेशन होगा। मैलिक एसिड फर्दर कन्वर्ट्स इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और यहाँ भी NADH2 रिलीज होगा। तो टोटल 3 लोकेशन है जहां पर आपने देखा है कि NADH2 रिलीज हो रहा है। एक लोकेशन आपने देखा है जहां पर FADH2 रिलीज हो रहा है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यहाँ सबस्ट्रेट लेवल पे मतलब एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रहा है वो GTP के फॉर्म में है, ये वाला, ठीक है। तो ये जब आप देखोगे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिक एसिड वाले स्टेप में, तो वहां पर आपको ये GTP का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक। अब यहाँ इस क्रेब्स साइकिल में आपने देखा कि कहाँ पर NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, CO2 का डीकार्बोक्सिलेशन कौन से स्टेप्स में हो रहा है, ये सब आपने डिटेल में पढ़ा है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था ये मैंने आपको बता दिया। अब फर्दर यहाँ पर हमें जानना है ETS के बारे में। तो लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ETS के अंदर केवल आपको 3 बातें याद रखनी है। एक तो हमारे पास इस ETS में कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक, और कॉम्प्लेक्सेस के साथ साथ आपको लोकेशन याद रखनी है कि ये ETS परफॉर्म कहाँ पर होगा। तो जब हम इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो दैट इनर मेम्ब्रेन is mainly associated with electron transport system.
अब देखो इसमें फिर से सुन लो सारी बातें। देखो ये लाइन याद रखनी है आपको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक, इट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड दूसरा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि इसके अंदर टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस का यूटिलाइजेशन है, 5 कॉम्प्लेक्सेस का यूटिलाइजेशन है। और अगर आप देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया को, तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील in which the outer membrane is smooth and continuous, but the inner membrane forms finger-like projections, and these finger-like projections, which are known as cristae, increases the surface area for better एक्टिविटी। या जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वो क्या करेंगे, ज्यादा इफिशिएंटली वर्क करते हैं। तो ये अब हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, ये है इनर मेम्ब्रेन, एंड दिस इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो अब जो ईटीएस है वो आप देखोगे कि वैसे तो तीनों का यूटिलाइजेशन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाता है तो इनर मेम्ब्रेन को हम टिक करते हैं। और यहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये ईटीएस परफॉर्म होगा। और इसके अंदर आपको ये जरूर याद रखना है सारे कॉम्प्लेक्सेस। तो एक इसके अंदर याद रखना एनएससी से 3 तो याद हो जाते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1, जो यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज, ये सबसे पहले वर्क करेगा। और इनसे जो यूबिक्विनोन से ट्रांसपोर्ट होगा इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 की बात करें तो कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर हमें याद रखना है सक्सीनेज डिहाइड्रोजिनेज, क्या, सक्सीनेज डिहाइड्रोजिनेज। और कॉम्प्लेक्स 3 की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स 3 में आपको याद रखना है क्या, कॉम्प्लेक्स 3 में हमें याद रखना है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ये वाला, ठीक। एंड कॉम्प्लेक्स 4 में हम क्या याद रखेंगे, कॉम्प्लेक्स 4 में देखो ये कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर जो हमें याद रखना है वो क्या है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और यहीं पर आपसे एक और क्वेश्चन याद कराना है कि साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम्स A and A3 and 2 कॉपर सेंटर्स। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स containing cytochromes A and A3 and 2 copper centers। अब ये पूरा है हमारे पास, इसके अंदर आप देखो कंप्लीट। देखो मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर जो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो इसको हम कहते क्या हैं, इनको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, जो ये NADH2 प्रोड्यूस हुआ था क्रेब्स साइकिल के अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर जो NADH2 प्रोड्यूस हुआ था, इनका ऑक्सीडेशन होगा, जिससे अब यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा। अब कॉम्प्लेक्सेस आपने याद रखे हैं, और यहाँ पर 2 और एडिशनल लाइन याद रखनी है सिर्फ। पहला इसका सीक्वेंस क्या है, तो मैंने आपको याद करवाया था कि इनका जो सीक्वेंस बनेगा वो सीक्वेंस क्या होगा, साइटोक्रोम BCAA3। ये तो आप याद कर लेना, ये क्वेश्चन की गिनती नहीं है कि ये कितनी बार सीक्वेंस ये पूछा जाता है, ठीक है। तो सीक्वेंस याद करने के बाद आप याद रखोगे कि NADH2 से 3 ATP और FADH2 से 2 ATP का फॉर्मेशन यहाँ हमें याद रखना है। और इसके साथ साथ
जो दो लाइन है वो याद रखनी है कि यहाँ पर ऑक्सीजन एक्ट एज टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन and it combines with proton to form metabolic water. फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाइन याद रखना, ऑक्सीजन एक्ट एज टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ electrons and it combines with protons to form molecular water. molecular water. क्लियर है सारी बातें? अब देखो इसके अंदर एक और एडिशनल लाइन जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि जब भी हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे, इट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स 5. इट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स 5 और कॉम्प्लेक्स 5 नोट डाउन कर लो, दैट इज एटीपी सिंथेटेज. एटीपी सिंथेटेज. यहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्सेस आपके लिखे हुए हैं. फिफ्थ, ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ को याद रखना कि ये क्या है, तो ये है एटीपी सिंथेटेज. एटीपी सिंथेटेज. दिस वन इज द कॉम्प्लेक्स 5. यही कॉम्प्लेक्स 5 है जिनको आपने याद रखना है. तो पूरा ईटीएस आपने देखा पढ़ा. अब नेक्स्ट ईटीएस के बाद जो आपको याद रखना है, ये देखो लिखा है यहाँ पे एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स 5. ठीक, जो आपको याद रखना है. तो सारे कॉम्प्लेक्सेस याद रखना. कोई भी एक कॉम्प्लेक्स पूछ लिया कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, तो सारा याद रखा है आपने. अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो आपने इसमें कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो मिचेल ने प्रपोज किया था फोटोसिंथेसिस को, जिसमें आपने डिटेल में पढ़ा था, सिमिलर है. बस यहाँ पर एक बात याद रखना है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये है ये इनर